नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय 12, जो NCERT बेस्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अपनी पढ़ाई जो आपने पहले से कर रखी है उसका आप बेहतर रिवीजन कर पाएंगे। और यहां से एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को देखना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसे बेहतर बनाने के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि उपयोगी साबित होंगे। तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका फायदा ले पाए। और संदीपनी क्लासेस पर आप पहली बार अगर विजिट किए हुए हैं या आप पहले से ही हैं, तो अगर आपने अभी तक संदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें देखिए किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा अगर जब हम प्रभावित करते हैं तो विद्युत धारा मतलब उसमें जब हम करंट का फ्लो करते हैं उस तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाती हैं उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी या गुण क्या है? तो देखिए, सबसे पहला ये बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और चुंबक के ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। आपको 3 पॉइंट ये विशेष याद रखने हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछी जाती है तो ये बंद वक्र बनाती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, उत्तरी ध्रुव से ये निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। कैसे? तो देखिए, अगर मैं यहां पर एक चुंबक बना लूं, क्षण चुंबक, तो आपको पता है क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जब देखिए उत्तरी ध्रुव से ये निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर ये जाती हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, बीच में ये कहीं रुकी नहीं है। दूसरी बात, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो वो मैंने इस तरीके से आपको ये डायग्राम याद रखना है। तो ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पोल की ओर जा रही हैं। आपको ये एरो बना के ध्यान से आने हैं। ठीक है, एरो गलत मत बना देना, इनका डायरेक्शन चेंज मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। परीक्षा में इनके आने की खूब संभावना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। परीक्षा में ये पूछा जाए तो आप इस तरीके से इन्हें बना सकते हैं। और इनके ये 3 प्रॉपर्टी हैं, इनको आपको लिख के आना है। प्रॉपर्टी क्या है? पहला देखिए, ये वक्र बंद बनाती हैं। दूसरा, एक दूसरे को ये काटती नहीं है, अर्थात प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, या फिर इसको अपने रजिस्टर में लिख लें, और या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। अगला देखिए, भू संपर्क तार, इसका क्या मतलब है? भू संपर्क तार इस तरीके से आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक जो आइटम होते हैं उन पर इस तरीके से एक साइन लगा रहता है। इसका मतलब इसका कनेक्शन जमीन से किया जाता है। भू का मतलब है धरती, तो धरती के साथ इसको अर्थिंग दी जाती है। ठीक है, तो भू संपर्क तार का उपयोग सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। हमारे इलेक्ट्रिक जो आइटम है वो खराब नहीं हो जाए। आपने देखा होगा जो स्विच प्लग होते हैं उसमें एक होल बड़ा वाला ऐसे होता है और 2 होल ऐसे होते हैं। तो इस पर जैसे आप लिखते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, न्यूट्रल, ऐसे एन लिखा रहता है और फेज लिखा रहता है। तो एक यहां पर एक और छेद होता है बड़ा वाला, जिस
पर इस तरीके का साइन लगा रहता है, इस तरीके का, तो ये भूसंपर्कित होता है। इसे हम जमीन के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो हमारे आइटम हैं, कभी ज्यादा वोल्टेज आते हैं तो उससे उनको खराब होने से ये बचाता है, ठीक है। तो ये सुरक्षा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस पर सामान्यतः हरा आवरण होता है, तो हम इसे ग्रीन कलर से दर्शाते हैं, ठीक है। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है तो इस उपकरण से जुड़े भूसंपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका भी नहीं लगता है। भूसंपर्क तार नहीं जुड़े होने से उपयोगकर्ता को झटका लग सकता है। इसका मतलब ये हमें करंट लगने से बचाने का काम मेन रूप से करता है, ठीक है। करंट लगने से बचाने का ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके की ये व्यवस्था होती है। आगे देखिए, लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट क्या होती है। जब विद्युत धारा, विद्युत का जो तार है, विद्युत में तार तथा उदासीन तार मतलब फेज वाला वायर और न्यूट्रल वाला वायर, दोनों ये सीधे आपस में संपर्क में आ जाएं। जैसे दो वायर जाते हैं किसी भी कनेक्शन में, अगर उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी हुई है वो किसी कारण से ओवरलोड होने की वजह से अगर वो हट जाती है तो फेज और न्यूट्रल दोनों तार आपस में, वायर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो इससे शॉर्ट सर्किट होती है। ऐसी स्थिति में अकस्मात अचानक से अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा तार गर्म होकर पिघल जाता है या फिर आग भी लग जाती है। इस घटना को शॉर्ट सर्किट या लघुपतन कहते हैं। तो अब इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए उचित क्वालिटी के तार का उपयोग तथा फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। आजकल फ्यूज की जगह पर अपन एमसीवी का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा एमसीवी लगी आती है तो वो ट्रिप हो जाती है, ओवरलोड पड़े तो वो ट्रिप हो जाती है, या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो वो ट्रिप हो जाती है। तो बड़ी किसी घटना से वो हमें बचाती है, ठीक है। तो फ्यूज वायर या एमसीवी का अपन उपयोग करते हैं। अब देखिए ओवरलोड क्या है। अतिभारण, जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति वाले, जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा परिपथ के तार गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इस घटना को हम ओवरलोड, है ना, अतिभारण कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उचित मोटाई का तार काम में लेना चाहिए और हमें साथ में एमसीबी या फ्यूज तार का उपयोग भी करना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से बचा जा सके, ठीक है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो तरीके बताइए। तो पहला है किसी प्रबल चुंबक की सहायता से, किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। शक्तिशाली चुंबक की सहायता से ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आपने कुंडली देखी होगी, जैसे ये कोई वायर है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से अपन अंटे लगा के एक कुंडली बना लेते हैं। अब इसमें अगर मैं करंट धारा प्रवाहित करूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आगे देखिए, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से दी जाती है। किसी विद्युत धारावाही, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से दी जाती है। तो इसके लिए होता है दाहिने हाथ अंगूठे का नियम, ठीक है। और दाहिने हाथ अंगूठे का नियम है क्या, तो देखिए, दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा को दर्शाए, अंगूठे की दिशा विद्युत धारा को दर्शाए और की ओर संकेत करता है। अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती है, ठीक है। तो दाहिने हाथ का जो नियम है उसमें विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे और अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाएं। तो इसे कहते हैं दाहिने हाथ का नियम। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की
बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? धारावाही परिनलिका कहते हैं। ठीक है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार पर हम विद्युत रोधी लेपन कर दें और फिर हम उसको अनेक फेरों वाली अंटे लगाने वाली अगर हम कुंडली बना ले तो उसे धारावाही परिनलिका कहते हैं। आगे देखें, किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है या असमान होता है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है, धारावाही परिनलिका किसकी तरह व्यवहार करती है? तो ये दंड या छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। ठीक है, छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। आगे देखें, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा किस नियम से दी जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षा में आने की संभावना है, याद करें। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे तर्जनी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तर्जनी उंगली के द्वारा दर्शाया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको दर्शाती है? तो जो बीच वाली जो उंगली है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, धारा की दिशा को मध्यमा दर्शाती है और चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी दर्शाती है। तर्जनी जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, मध्यमा जो उंगली है वो धारा को दर्शाती है। ठीक है, और बल की दिशा को कौन दर्शाता है? तो बल की दिशा को अंगूठे के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अंगूठा बल को तर्जनी, ठीक है, तर्जनी जो हमारी उंगली है तर्जनी वाली, ठीक है, तो ये किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा मतलब बीच की जो बड़ी वाली उंगली है वो किसको दर्शाएगी? तो धारा को। तो चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल की दिशा, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। बल, अंगूठा, तो आप ऐसे ही याद कर लो ट्रिक लगा के कि अंगूठा ज्यादा बल लगाता है, ज्यादा प्रेशर लगाता है थंब लगाने से, तो ये तो बल को दर्शाएगा। ठीक है, बड़ी वाली उंगली जो मध्यमा उंगली है वो धारा को दर्शाएगी। ठीक है, और जो तर्जनी है, तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है, आगे देखिए, हमारे घरों में विद्युत शक्ति कितने वोल्ट पर प्राप्त होती है? तो 220 वोल्ट। आपने इलेक्ट्रिक आइटम पर देखा होगा, B बराबर ऐसे लिखा रहता है 220 वोल्ट से 250 वोल्ट, और आजकल तो इसे 300 वोल्ट तक पहुंचा दिया गया है। 300 वोल्टेज तक की लाइट को हमारे विद्युत उपकरण सहन कर लेते हैं। और अगर आवृत्ति पूछे तो आप वहां देखेंगे हर्ट्ज में, वहां पर 50 लिखा रहता है। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की जो विद्युत लाइट है वो हमारे घरों में आती है। ठीक है, आपने वॉट भी देखा होगा, अलग अलग उपकरणों पे वॉट आते हैं। जैसे 1000 वॉट के हीटर आते हैं आजकल, है ना, 1500 वॉट, तो इसे W से दर्शाते हैं शक्ति को। ठीक है, और 2000 वॉट के हीटर आते हैं। इस तरीके से आप विद्युत उपकरण पे इन सारी रीडिंग जो भी यूनिट है इनको पढ़ सकते हैं। घरेलू परिपथों की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। ये शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग से बचाता है, मतलब घरों में आग लगने से बचाता है। तो इसको आपको याद रखना है। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि को बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। फ्यूज तार, विद्युत फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। MCB आजकल इसके जगह पे काम में ली जाती है, लेकिन आपको लिखना है केवल फ्यूज। धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण होता है, धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण होता है तो व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है? भू संपर्क तार, अर्थिंग वायर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें झटका लगने से बचाता है। सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। याद रखना, हमारे घरों की जो लाइट की फिटिंग की जाती है वो समांतर क्रम में होती है। किसमें होती है? समांतर क्रम में होती है। ठीक है, और आपने देखा होगा दिवाली पर
या किसी फंक्शन पर जो हम झल्लर लगाते हैं घर में, छोटे छोटे बल्ब वाली जो झल्लर लगाते हैं, अलग अलग कलर की आती हैं, वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन हमारे घरों में जितने भी यंत्र चलते हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है ना, टीवी अपन चलाते हैं, लैपटॉप है, कोई भी आइटम हो, है ना, वो सब समांतर क्रम में जुड़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, इसका कारण क्या है? ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिल पाए, समान वोल्टता मिल पाए, सभी में जो विद्युत जा रही है वो इक्वल जाए, इसीलिए हम उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और आगे देखिए, लघु पतन से बचने का उपाय लिखिए। तो लघु पतन से बचने के लिए परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करना होगा। ठीक है, विद्युत फ्यूज का उपयोग करना होगा। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की है। और आज के इस अध्याय का नाम था, आज का जो अध्याय है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। तो आप इनको 2-3 बार अगर वीडियो भी देखते हो तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। और वीडियो देखने के लिए आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना है। आप खाना खाते हो या फिर आप पढ़ के बोर हो गए हो तो मोबाइल लें और थोड़ी देर के लिए वीडियो को देख लें। ये कोई बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 20 मिनट के लगभग का एक वीडियो है जिसमें हमने ये पूरा चैप्टर को आपको रिवाइज करवा दिया है। तो इतना टाइम तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। वीडियो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फायदा लें। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और ऑल पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका शायद एक चैप्टर और बचा है जिसपे हम बहुत जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने से पहले आपको वीडियो दे देंगे। साथ में आपको हम आपके परीक्षा से पहले एक मैराथन क्लास लेने की सोच रहे हैं जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पर हम एक एग्जाम वाले दिन से 2 दिन पहले वो वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो प्लीज आप संदीपनी क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखें जिससे वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।